अरशद मदनी है, अमानुल्लाह खां है, जमीयत उलमा हिंद है, पर्सनल लॉ बोर्ड है, ऐसे करीब 1.5 दर्जन याचिकाएं अब तक फाइल हो चुकी हैं। पहला सवाल पूछा था कि मिस्टर उपाध्याय, आपकी कितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया। मतलब कुल मिला के उनका यह कहना था कि आपकी जमीन पे कब्जा नहीं हुआ है, वक्फ बोर्ड ने कोई कब्जा नहीं किया है, इसलिए आपको यहां आने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा साहब ये पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। हमारी जमीन पे कब्जा करता तो मैं कहीं और जाता। ये कानून जेटली जी के सामने बना था, ये सब कानून जेठमलानी जी के सामने बने थे। अगर वो लोग इन कानूनों को चैलेंज कर लेते तो हमें शायद ये करने का अवसर नहीं मिलता। उन्होंने नहीं किया, इसलिए मुझे अवसर मिल रहा है। ये वक्फ एक्ट मैंने चैलेंज किया। आज भी पूरे देश भर में 120 PIL पेंडिंग है। अब आए हुए हैं ओवैसी साहब, इमरान प्रतापगढ़ी, इसलिए मुझे पूरा विश्वास ये है कि जितने भी याचिकाकर्ता आए हैं, चाहे मदनी हैं, चाहे ओवैसी हैं, इमरान प्रतापगढ़ी या मोहम्मद जावेद जो भी हैं, इनसे सुप्रीम कोर्ट कम से कम वो सवाल जरूर पूछेगा कि ये बताओ कि आपके पूर्वजों ने कितनी जमीन वक्फ किया है। हमने 1995 वाला कानून चैलेंज किया। ओवैसी, मदनी, पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत क्या कह रहे हैं, ये कानून ठीक है, जो सरकार ने बनाया वो गलत है। क्या सांसद जो संविधान की शपथ लेते हैं, वो संविधान की शपथ लेने के बाद संविधान के ही तरीके से बने गए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? कि जैसे एक कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट जॉब में रहते रहते दूसरा कोई काम नहीं कर सकता, फिर ये सांसद सुप्रीम कोर्ट में वकालत कैसे कर सकते हैं? इस पे भी गंभीरता के साथ चर्चा होनी चाहिए और मैं आशा करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस पे आंख नहीं बंद करेगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। जब से वक्फ के कानून में कुछ बदलाव किए गए हैं, हिंदुस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। कई सारे लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंच गए। लेकिन आज हम बात करेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, क्योंकि हमारे साथ आज मौजूद हैं देश के PIL मैन अश्विनी उपाध्याय जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अश्विनी जी से आज हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वक्फ के ऊपर सबसे पहले किसी ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में कि इस कानून को ही खत्म कर देना चाहिए, वो अश्विनी उपाध्याय जी हैं। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, सारा देश इनके काम से वाकिफ है। तो आज समझने की कोशिश करेंगे अश्विनी जी से कि सुप्रीम कोर्ट में आखिर क्या होगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। धन्यवाद। अब ये बताइए कि ये इतने सारे लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, आप भी सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था और ये सुप्रीम कोर्ट किस ओर इस मसले को लेकर के जाएगी? धन्यवाद मनीष जी। इस समय कई सांसदों ने नए वाले कानून को चैलेंज किया है। मोहम्मद जावेद हैं, असदुद्दीन ओवैसी हैं, इमरान प्रतापगढ़ी हैं, इसके अलावा अरशद मदनी है, अमानुल्लाह खां है, जमीयत उलमा हिंद है, पर्सनल लॉ बोर्ड है, ऐसे करीब 1.5 दर्जन याचिकाएं अब तक फाइल हो चुकी हैं। जब मैंने पहली बार सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया था तो उस समय CJI थे चंचूड़ साहब, उनके साथ बैठे थे दूसरे जज जस्टिस सूर्यकांत, जो आने वाले टाइम में CJI बनेंगे। राइट। उस समय हमसे उन्होंने 3-4 सवाल पूछे थे। पहला सवाल पूछा था कि मिस्टर उपाध्याय, आपकी कितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया। अरे, तो मैंने कहा साहब ये पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। हमारी जमीन पे कब्जा करता तो मैं कहीं और जाता। चूंकि ये पूरे देश में जमीन पे लैंड जिहाद हो रहा है, पूरे देश में जमीन पे कब्जा हो रहा है, इसलिए मैं आया हूं। दूसरा उनका सवाल था कि कानून तो हाई कोर्ट में भी चैलेंज हो सकता है, फिर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए? आपने सरकार को कोई रिप्रेजेंटेशन दिया क्या? मतलब कुल मिला के उनका यह कहना था कि आपकी जमीन पे कब्जा नहीं हुआ है, वक्फ बोर्ड ने कोई कब्जा नहीं किया है, इसलिए आपको यहां आने की जरूरत नहीं है। तो ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि प्रतापगढ़ी का कितना जमीन जो है वो जा रहा है। तो अंत में मजबूर होकर मैंने अपना PIL वापस ले लिया। सच्चाई थी मनीष जी, आपको बताऊं कि जो मेरी सफलता आप लोगों को दिखती है ना, इसके पीछे मेरा बड़ा अपमान भी होता है, इसके पीछे मेरा बड़ा धैर्य भी होता है। सुप्रीम कोर्ट में अच्छी चीज़ें तो आप लोगों को दिख जाती हैं, लेकिन मेरे साथ और भी जो चीज़ें होती हैं वो शायद दिखती नहीं हैं। कई बार अपमान झेलने के बाद, उसको पीने के बाद, तब जाके अच्छा परिणाम आता है। आज ये जो परिणाम आया इसलिए आया कि जब मुझे सुप्रीम कोर्ट में मुझे अपमानित किया गया, फिर मैंने अपनी PIL वापस लिया, फिर मैं दिल्ली हाई कोर्ट गया। मैंने अगले हफ्ते 13 अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने हमको ये सब कहा और मैंने पिटीशन वापस लिया, और अगले हफ्ते 20 अप्रैल को मैंने हाई कोर्ट से नोटिस करा दिया सरकार को। फिर पूरे देश भर में PIL फाइल हुई, फिर 120 PIL फाइल हो गई पूरे देश भर में।
फिर सरकार को ध्यान आया कि मामला बहुत गंभीर है, देश में लगातार पीएल होती जा रही है। फिर बिल आया, उसके बाद जेपीसी बनी, परिणाम आपके सामने वैसे मैं आपको एक बात कहूं जी। आपके ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को है कि अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए आप अपमान को सहते हैं। ये सौभाग्य भी बहुत कम लोगों को बिल्कुल मिलता ठीक है। है, बिल्कुल ठीक है। बहुत कम लोगों को हाँ, मिलता हाँ, है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो कानून मैं चैलेंज करता हूँ, ये कानून जेटली जी के सामने बना था, ये सब कानून जेठमलानी जी के सामने बने थे। अगर वो लोग इन कानूनों को चैलेंज कर लेते तो हमें शायद ये करने का अवसर नहीं मिलता। उन्होंने नहीं किया, इसलिए मुझे अवसर मिल रहा है। अब मैं आता हूँ मूल विषय पे। ये वक्फ एक्ट मैंने चैलेंज किया, आज भी पूरे देश भर में 120 पीएल पेंडिंग है। अब आए हुए हैं ओवैसी साहब, इमरान प्रतापगढ़ी, इसलिए मुझे पूरा विश्वास ये है कि जितने भी याचिकाकर्ता आए हैं, चाहे मदनी हैं, चाहे ओवैसी हैं, इमरान प्रतापगढ़ी या मोहम्मद जावेद, जो भी हैं, इनसे सुप्रीम कोर्ट कम से कम वो सवाल जरूर पूछेगा कि ये बताओ कि आपके पूर्वजों ने कितनी जमीन वक्फ किया है। पहला तो ये, और आपने कितना किया है? आपने कितना किया है? 0। और तीसरा, ये नया कानून बनने के बाद सरकार ने आपकी कितनी जमीन को वापस ले लिया, कितनी वक्फ वाली जमीन वापस ले लिया। पहला तो ये पूछना चाहिए, क्योंकि काज ऑफ एक्शन वहीं से बनेगा। हमसे पूछा था, आप यहाँ आए हो, ये बताओ आपकी कितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया, तो वही सवाल आज भी होना चाहिए कि ओवैसी साहब ये बताओ आपके पूर्वजों ने कितनी जमीन वक्फ किया, और ये कानून बनने के बाद सरकार ने कितनी जमीन आपके पूर्वजों की दी हुई वापस ले चुकी। तो हम तो ये कहेंगे कि ये लोग फिर जाकर के कोर्ट में कहें कि हुजूर इस चीज़ के लिए नहीं आए, हम तो राजनीतिक रायता फैलाने के लिए हम आए हैं सुप्रीम कोर्ट। दूसरा, ये एक कॉमन सिस्टम है कि अगर किसी कानून पे देश के अलग अलग हाई कोर्ट में याचिकाएं चल रही हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं सुनता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है भैया देखो मामला पहले से पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो आप एक काम करो, हाई कोर्ट जाओ, आप भी अपनी बात वहीं कहो, और पूरा जब हाई कोर्ट का कोई फैसला आएगा, फिर जो हाई कोर्ट के फैसले संतुष्ट नहीं होगा वो सुप्रीम कोर्ट आएगा, तब देखेंगे। तो ये पॉसिबिलिटी है कि सुप्रीम कोर्ट जो 16 तारीख को इसकी सुनवाई कर रहा है, सब लोगों को कहेगा कि भाई हाई कोर्ट जाओ, अपने अपने हाई कोर्ट जाओ, अपने अपने हाई कोर्ट जाइए और अपने अपना वहां पे जाकर के सुनवाई कीजिए। जिस मेरी पीआईएल दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है, विष्णु जैन जी, हरिशंकर जैन जी की इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, इंदौर हाई कोर्ट में मामले पेंडिंग है, जबलपुर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, मुंबई हाई कोर्ट में पेंडिंग है, औरंगाबाद वाली बेंच में हाई कोर्ट पेंडिंग है, नागपुर बेंच में पेंडिंग है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। भारत की ऐसी कोई हाई कोर्ट नहीं है जहां पे 2-3-1-2 याचिकाएं वक्फ के खिलाफ पेंडिंग नहीं है। तो आप लोग कैविएट भी डाल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कि भाई हमारे पास पहले सुन लीजिए आप। मैं सोच रहा था ये करने के लिए, लेकिन लकीली क्या हुआ, तब तक सरकार ने फाइल कर दिया है। अब सरकार ने कैविएट किया है तो मुझे लगता है सरकार यही बताने के लिए कैविएट फाइल किया है कि देखो साहब 120 ये भी 120 याचिकाएं हैं, अलग अलग हाई कोर्ट में चल रही हैं, इनको बोलिए। देखिए हो क्या रहा है, हमने 1995 वाला कानून चैलेंज किया, ओवैसी, मदनी, पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत क्या कह रहे हैं, ये कानून ठीक है, जो सरकार ने बनाया वो गलत है। तो तरीका क्या है, हम पहले खड़े हुए हाई कोर्ट में पहले से, हमारा तो ये गलत है, ये गलत है, वो कह रहे हैं ये सही है। तो वहीं आ जाओ, तब तो मामला वहीं पे निपटेगा। फिर आप फिर दिल्ली हाई कोर्ट आओ और जस्टिफाई करो। और वैसे बता दूं आपको, पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत हमारी हाई कोर्ट वाली याचिका में ऑलरेडी याचिका करता है। मुझे नहीं पता, मैं मैं उस दिन खड़ा रहूंगा, सुप्रीम कोर्ट को बताऊंगा, क्योंकि अगर आप सुप्रीम कोर्ट आए हैं तो आपको एक अंडरटेकिंग देना पड़ता है कि मैंने ऐसी और कोई याचिका फाइल नहीं किया है। अब ये देखना पड़ेगा कि जमीयत और पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट की ये बात डिस्क्लोज किया है कि नहीं किया है कि दिल्ली हाई कोर्ट में जो पेंडिंग है हम वहाँ पहले से पार्टी हैं। जमीयत, पर्सनल लॉ बोर्ड ऑलरेडी दिल्ली हाई कोर्ट में आके मेरी याचिका का विरोध कर रहा है। उसके बाद वो क्यों सुप्रीम कोर्ट आया ये मुझे नहीं पता। जमीयत की तरफ से तो कपिल सिब्बल आए हैं शायद, सिब्बल साहब, सिंघवी साहब ने मेंशन किया। एक और भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अच्छा वो आपने सवाल मनीष जी कर दिया। आज मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों से एक बहुत गंभीर सवाल पूछ रहा हूं कि क्या सांसद जो संविधान की शपथ लेते हैं वो संविधान की शपथ लेने के बाद संविधान के ही तरीके से बने गए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं क्या? भाई कानून कहां बना? संसद में, बहुमत के आधार बना, संसदीय सिस्टम का, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को फॉलो करते हुए बना। तो फिर संविधान की शपथ लेने वाले सांसद और विधायक संसद के कानून को कैसे चैलेंज कर सकते हैं? और एक और महत्वपूर्ण सवाल कि जैसे एक कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट जॉब में रहते रहते दूसरा कोई काम नहीं कर सकता, फिर ये सांसद सुप्रीम कोर्ट में वकालत कैसे कर सकते हैं? इस पे भी गंभीरता के साथ चर्चा होनी चाहिए और मैं आशा करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस पे आंख नहीं बंद करेगा। सबसे पहले तो ये जितने सांसद आए हैं
उनसे ये पूछे कि आप संसद के कानून को कैसे चैलेंज करने आ गए हो, आप तो उसके पार्ट रहे हो। दूसरा, ये जो सांसद उनकी वकालत करने आए हैं, चाहे वो सिब्बल साहब हों चाहे सिंघवी साहब, ये सब सांसद हैं। इनको वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला कानून चैलेंज करने के लिए नहीं मिलता। इनको जो दिल्ली का बंगला मिला हुआ है वो किस लिए बना है? संविधान की शपथ लेके संविधान के अनुसार कार्य करना। वकालत करने के लिए थोड़ी मिला है, फीस लेने के लिए थोड़ी मिला है, पैसा कमाने के लिए थोड़ी मिलता है। तो मैं आशा करता हूं कि कम से कम ये ऐसा मामला है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ये भी पूछेगा कि आपकी कितनी जमीन पे सरकार ने कब्जा कर लिया, ये भी कहेगा आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए, और ये भी पूछेगा कि आपकी पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि आप सांसद हो। और जो लोग वकालत करते हैं कम से कम उनके ऊपर भी सोचेगा कि क्या सांसदों विधायकों को वकालत करने की छूट मिल सकती है क्या? इसमें एक और सवाल मेरे मन में उठ रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस तरह के केसेस को लेकर के क्या एक नए किस्म का बेसिक स्ट्रक्चर तो क्रिएट नहीं कर रहा है? किस देश में क्या संविधान को बदलने की कोशिश कर रहा है सुप्रीम कोर्ट कि कानून पास हो पार्लियामेंट में, राष्ट्रपति उसके ऊपर साइन करे, कानून बन जाए, लेकिन बीच में आप नाक घुसेड़ेंगे हर बार? नहीं, मुझे देखिए, जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये नहीं है कि आप देखिए जैसे ट्रिपल तलाक का कानून आया, सारे लोग पहुंच गए, कोई सरकार कोई काम करती है आप लेकर के पहुंच जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज, बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि अभी इसको होल्ड पे रखो, अभी इसको लागू मत करो। सीए के साथ ये किया इन लोगों ने। तो मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को भी थोड़ा सचेत होने की आवश्यकता है कि आप जो है एक नया कानून, नया संविधान मत लिख डालिए कि सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट मतलब संसद में पास हो जाए और उसके बाद उसकी वैधता हर बार वो तय करे, तब जाकर। मुझे लगता है कि अगर कोई कानून पास हुआ है, कानून का इंप्लीमेंटेशन अगर होता है और उस कानून की वजह से किसी को ऐसा लगता है कि उनके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कुछ कुठाराघात हो रहा है, उसका हनन हो रहा है, तब आप शौक से जाइए कोर्ट के अंदर। ये बात तो समझ में आता है। पार्लियामेंट का कानून को आप सीधे सीधे जाकर के चैलेंज कर देंगे कि कानून गलत है, ये तो मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट। और सबसे बड़ी बात ये, राष्ट्रपति ने साइन नहीं किया था, उसके पहले पिटीशन फाइल हो गई थी। सरकार ने नोटिफाई नहीं किया था, उसके नोटिफिकेशन तो कल आया है, साइन परसों हुआ है, और ये पीआईएल पहले इस फाइल हो चुकी हैं। एक बार मैं आशा करता हूं सुप्रीम कोर्ट इसको भी ध्यान देगा कि जब नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ, राष्ट्रपति के साइन नहीं हुए, तो सीधे से बिल लेके कैसे पहुंच गए। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मेरे केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उस समय चीफ जस्टिस चंचूड़ साहब ने कहा था कि लॉ को एकेडमिक तरीके से आप चैलेंज नहीं कर सकते, आपको यह दिखाना पड़ेगा कि इस लॉ से इफेक्ट क्या आ रहा है। राइट, ठीक है। तो मैंने उस समय जो मेरी जानकारी थी कि 10 लाख एकड़ जमीन पे सरकार ने कब्जा किया हुआ है। अभी तो 39 लाख एकड़ जमीन, गृह मंत्री जी ने 39 लाख बताया, और उसमें बंगाल और केरल का आंकड़ा नहीं है। बंगाल और केरल सरकार ने अपना आंकड़ा ही नहीं बताया उनके यहाँ कितनी वक्फ पे जमीन, वक्फ कितना दावा कर रखा है। माय गॉड। तो अगर 1 लाख उनका भी मान लो तो 40 लाख एकड़ हो गया। अब सवाल मैं इस पे अलग आता हूं, जैसे हमसे पूछा था कि आप ये बताओ कि ये नया वाले वक्फ एक्ट का क्या इफेक्ट है, तो मैं तो 10 लाख एकड़ जमीन की लिस्ट देने के लिए तैयार था। हमको तो पढ़ने भी नहीं दिया, इनफैक्ट हमको पढ़ने भी नहीं दिया। जैसे मैंने पढ़ने को नो 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 डोंट रीड योर नोट्स, हमने एक शॉर्ट नोट बनाया हुआ था, उसमें मैं बताने की कोशिश कर रहा था कैसे 2-2 हज़ार साल पुराने मंदिरों को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर रहा है, कैसे ये बाकी चीज़ों को वक्फ डिक्लेयर कर रहा है, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा था, नहीं पढ़ने दिया। सवाल ये, जब कानून एक कल ही नोटिफाई हुआ और मान लो इस कानून में ऐसा कुछ है भी कि सरकार जमीनें वापस ले सकती है, तो एक दिन के अंदर कितनी जमीनों पे सरकार ने कब्जा कर लिया? कम से कम ये भी सुप्रीम कोर्ट शायद पूछेगा और इनको बताना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे साथ हुआ था भाई, एकेडमिक डिस्कशन नहीं, आप एक प्रैक्टिकल बताओ। तो प्रैक्टिकली मुझे लगता है इस कानून को यूज करके सरकार ने अभी तक तो कोई जमीन वापस लिया तो नहीं। अब ये बताइए, आखिरी सवाल आपसे, कि व्हाट आर द 3 पॉसिबिलिटीज कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला 16 तारीख को जब आएगा तो क्या 3 अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं इन पिटिशंस के ऊपर? मेरे समझ से चूंकि सरकार कैविएट दे चुकी है, तो सरकार स्वाभाविक से बताएगी कि 120 पीएल पेंडिंग है। तो मुझे जो पहला लगता है जो कि सुप्रीम कोर्ट कहेगा आप लोग वहीं हाई कोर्ट में जाओ जहां से मामले पहले पेंडिंग में चल रहे हैं। एक्सेप्शनली हो सकता भाई सुप्रीम कोर्ट कह रही नहीं मैं ही सुनूंगा, तो इनकी पिटीशन भी एक्सेप्ट कर ले और बाकी सारे हाई कोर्ट्स को बोले कि एक काम करो, जितने हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग उनको हमारे पास भेज दो, तो हम लोगों की याचिका भी यहीं आ जाएगी। अगर ये इसको कहेंगे थूक फेंक के चाटने वाला सिचुएशन हो जाएगा, तो फिर आपको भेजा ही क्यों था बाहर? नहीं, हाँ, अच्छा सुनिए, जब देश भर में 120 पीआईएल फाइल हो गई तो हमने फिर एक ट्रांसफर पिटीशन फाइल किया
कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि सेम इश्यू पे अलग अलग हाई कोर्ट में है तो आप आप ट्रांसफर। राइट। हाँ, तो जब मैंने ट्रांसफर पिटीशन फाइल किया तो मेरा मैटर लगा जस्टिस सूर्यकांत साहब के सामने। ठीक है, पहली बार लगा था जो कॉम्बिनेशन था जस्टिस चंचूड़ साहब का, जस्टिस सूर्यकांत साहब का। जब मैंने ट्रांसफर पिटीशन फाइल किया तो जस्टिस सूर्यकांत साहब के यहाँ लगा। तो सूर्यकांत साहब बोले कि ऐसा है, किसी एक हाईकोर्ट का जजमेंट आने दीजिए फिर देखेंगे। तो मेरे साथ ये हो चुका, पहली बार बोले हाईकोर्ट जाओ, दूसरी बार मैं आया बोले किसी एक हाईकोर्ट का फैसला आने दो। तो ये ऑप्शन नंबर 2 भी है। ऑप्शन नंबर 2 है। भी है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि भाई ऑलरेडी 120 PIL हमारे सामने पड़ा हुआ है। हाँ। और इसलिए किसी एक का फैसला आ जाए, उसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे। देखिए, क्योंकि मामला तो दोनों एक ही है। तीसरी बात मुझे लगता है कायदे से ये पिटीशंस खारिज करने लायक है इमीडिएटली। क्यों? पहली बात तो ये प्रीमेच्योर्ड पिटीशन थी। ये पिटीशन फाइल हुई है राष्ट्रपति के सिग्नेचर और सरकार के नोटिफिकेशन से पहले। ये प्रीमेच्योर्ड है, प्री कंसीव्ड है, ये प्री प्लान्ड है, ये एक तरीके से पॉलिटिकली इंटरेस्ट लिटिगेशन है, इसलिए इनको खारिज कर देना चाहिए। तीसरा मेरा मानना है ये भी एक ऑप्शन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब पूरा देश जानने की कोशिश में लगा हुआ है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता है, आपने विस्तार से सारी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।